दोस्तों, आज राज कॉमिक्स की डर आपके सामने लाया हूँ। ये कवर चित्र है इसका। दोस्तों, शुरू करते हैं। विज्ञान के बल पर दुनिया दिन दुगी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आधुनिक युग पहले से पहले 1000 साल पहले राजा महाराजाओं के शासन हुआ करते थे, जब पूरे विश्व पर इन कन्याएं प्रजापालक हुआ करते थे। लेकिन अधिकतर बहुत ही राजा ऐसे भी होते थे जिनकी नस नस में भरा होता था दुराचार, शैतानियत, वैसीपन। उनमें से एक था नौरंगगढ़ का राजा गटीरा। और अपने शैतानियों शक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्य का रक्त पान करना, जिसके शैतानियत की हर सीमा पार कर गया था। अपनी सुंदरता और युवावस्था बढ़ाने के लिए रक्त से स्नान करता। रोज सैकड़ों बेगुनाह हो जाते थे वैसी की दरिंदगी की और हौस के शिकार। कहावत है, जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका श्रृंगार अवतार लेता है। जिसके समाप्त किया एक दुराचारी पापी शैतान राजा का किस्सा। गटीरा और उसके पाप के लिए अवतार बनकर आए महापुरुष महल में दफन कर दिया था उस दरिंदे को। और फिर मनुष्यों ने सदा के लिए अच्छे खासे महल को वीरान होने के लिए छोड़ दिया। वक्त की धूल सभी कुछ अपने आगोश में लेती चली गई और उस महल को, उस वक्त को, उस सभ्यता को वह वक्त अपने साथ साथ ले आया। आधुनिकता, सभ्यता, आधुनिक दुनिया, आधुनिक समाज। इसके लिए आधुनिकता भरी एक दुनिया में आप सभी मौजूद हैं। सैकड़ों ऐसे शख्स जिन्हें प्राचीन सभ्यता और प्राचीन दुनिया के बारे में जानने का शौक पालन की हद तक है। ऐसे ही शख्स एक प्रोफेसर धीरज, मशहूर पूर्व विज्ञता। कई वर्षों से अध्ययन परिश्रम के बाद उन्होंने खोज निकाला था वह प्राचीन खंडर। आपका क्या ख्याल है सर, किस युग का संबंध रहा होगा इस खंडर से? जब तक ये पूरी तरह ज़मीन से बाहर नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने असिस्टेंट नरेश मेहता की जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रोफेसर धीरज गुप्ता तुरंत यहाँ की देखभाल नरेश ने अपने घर होकर आता हूँ। कई दिनों अब हुए कोई गैर मशगूल होने की वजह से उधर नहीं जा पाया। ओके सर, आप जाइए, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। अपनी उपलब्धि के और अपने परिवार के वालों को बताया प्रोफेसर तो दंग रह गए। अपने घर पहुँचे प्रोफेसर धीरज गुप्ता, भैया, पापा, और अपनी उपलब्धि के बारे तो परिवार वाले दंग रह गए। सच, आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया गुड़िया। अब वह खंडर को हम भी देखेंगे पापा। हाँ पापा, हम भी कल आपके साथ सैकड़ों वर्ष पुराने खंडर को देखने चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा उसे देखकर। ओके, कल मैं तुम्हें स्टॉप पर ले चलूँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगी। तुम यहाँ जाकर क्या करोगी शालिनी? इस हालत में ठीक नहीं है तुम्हारा वहाँ जाना। कोई उल्टा सीधा पाँव पड़ गया तो? आप चिंता ना कीजिए, आपने आपको संभालने की अच्छी तरह आता है मुझे। ओके, अपनी पत्नी की जिद के आगे
हार मानते हुए प्रोफेसर धीरज गुप्ता। अगले दिन प्रोफेसर अपनी पुत्री और बहन के साथ साइट पर पहुंचे। वाह, खंडर होकर भी शानदार लग रहा है यह महल। किसका महल होगा पापा ये तो अंदर जाकर पता चल सकता है। उम्मीद है दोपहर तक अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिल जाए। और सभी अंदर पहुंच गए, भुचके रह गए। दोपहर से पहले ही बन गया अंदर जाने का रास्ता। सावधानी से कोई जहरीला जानवर छिपा ना हो। खंडर में जहरीले दर रास्ते होकर सभी अंदर पहुंचे तो भयानक चौंक गए। वो मारे आश्चर्यचकित। बाहर से खंडर ऐसा प्रतीत होता है महल, अंदर से तो धूल मिट्टी के नामो निशान नहीं है। वक्त के थपेड़े छू भी नहीं पाए हैं इसे। ऐसा कैसे हुआ सर? ये सोचने का विषय है नरेश, बाद में देखेंगे। आओ पहले वस्तुओं का निरीक्षण जरूरी है, आओ मेरे साथ। और नरेश ने बाकी सहयोगियों के साथ निरीक्षण करने में जुट गए। प्रोफेसर गुप्ता मशगूल हो गए अपने काम में। और जब खाली समय रह गए, तीनों सब अपने कामों में लग गई। हमें क्या करना भाभी? हम भी अपने काम में लग जाते चाहिए, यानी अपने इंटरटेनमेंट की चीज़ें तलाश कर लो, कोशिश करनी चाहिए। मम्मा राइट। ओह, और अपने अपने इंटरटेनमेंट की चीज़ें ढूंढ ली तीनों ने। ओह ये मूर्ति, ओह ये हथियार देखूंगी, ओह मेरी दिलचस्पी तो इस सोने की कब्र और लटक रही मूर्ति में है। और सबसे ज़्यादा मूर्ति अजीब चमक उसे अपनी ओर खींच लिया। और सस्पेंस के सागर में गोते लगाती हुए कब्र तक पहुंची सलोनी। इस मूर्ति के नीचे कर देखना होगा कि यह चमक क्यों रही है, लेकिन इसे उतारने के लिए इस सोने की कब्र पर चढ़ना होगा। और इतना प्रबल जिज्ञासा जोर जिगर चढ़ गई सलोनी और अपने हाथ मूर्ति थाम ली। और तभी क्रोधी उठी जबरदस्त बिजली। सालनी को लगा एक तेज झटका। मूर्ति के साथ वह दूर जा गिरी और कंठों से चीख उठने लगी। और तभी सभी को बुरी तरह झुका दिया। दौड़े सालनी की तरफ पहुंचे सभी। ओह ये तो बेहोश होगी लगता है। क्या चीखी क्यों? भयानक भयानक से बोला, इन्हें उस कवर पर पांव रख दिया, अशुभ काम कर दिया, उसे झटका लगा होगा। रतन सिंह ठीक कहता है सर, बड़े बड़े भूत बूढ़े साधु कब्र पर पैर रखना शुभ होता है। धीरज गुप्ता ठीक है भाई, सेटअप बकवास बंद करो, बाहर जाकर जीप की तैयारी करो, इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। और कुछ ही पल बोला अस्पताल की तरफ भागी चली गई। क्या मिस्टर गुप्ता अपने सचमुच कब्र पर पाँव रखा दिया था? क्या कब्र के पाँव रखना सबसे अपशकुन है? और उधर हॉस्पिटल में क्या हुआ नर्स? मेरी वाइफ को ठीक है? यस प्रोफेसर, आपका पत्नी है ठीक है, लेकिन बच्चा, आपका बच्चा भी। वो बच्चा? अच्छा हाँ, आपकी पत्नी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है। और खुशी से झूम उठे प्रोफेसर गुप्ता। हाँ मेरा बच्चा, मिलवा मुझे उससे। डॉक्टर अपने बच्चे को लेकर बाहर आते होंगे और अंदर यह रहा, बड़ा प्यारा बच्चा है। डॉक्टर ने बड़े प्यार से बच्चे को सिर पर हाथ फेरा। मैं इसे डैडी से मिलने पास ले जाता हूँ। और अचानक की कटोरी ऐसी उबल हृदय से चौड़ी होती चली डॉक्टर की आंखें। और उसी क्षण वह पल लड़खड़ाकर लड़का डॉक्टर के कदम उछल गया डॉक्टर के हाथ से शिशु और जा गिरा पालने में। उधर लपक कर
डॉक्टर औजारों की औजारों की ट्राली के ऊपर उठाया नर्सों ने। वो तभी डॉक्टर लड़खड़ा कर पास खड़ी औजारों की ट्राली पर गिरा। वाह डॉक्टर साहब संभालो, और चीख पड़ी दोनों दहशत से। ओह ओह, और खौफनाक चक्के छुड़ा देने वाला दृश्य देखा उनकी आंखों ने। सतम सी चादर चादर फैल गई, प्रत्येक चेहरे पर सन्नाटा सा खिंच गया। तुही और दहशत से कुंडली मार बैठी थी हर का दिल। वो है दुर्घटना प्रोफेसर धीरज गुप्ता के दिल में ऐसा खौफ बैठा कि अपनी पत्नी को नवजात बच्चे को लेकर फौरन घर आ गए। और कुछ दिन बाद ही, तुम आराम करो शालिनी, मैं खंडर के सामान निकलवाता हूँ, म्यूजियम में रखवाना है। प्रोफेसर चली गई। ठीक है। और उधर सन्नी की मांसपेशियां स्वस्थ रहे, इसलिए मालिश करना जरूरी है। सन्नी नाम रखा गया था उस शिशु का, और सन्नी की मालिश करने। और ये दोनों क्या हुआ, सन्नी के पास नहीं पटकते और इन्हें दूर रह कर गुर्राते रहते हैं। मेरा मेरा राधे। और उस समय सन्नी के सिर पर सलानी ने हाथ फेरा, और जब घूम रही उस सलानी का सिर, उसके ऊपर गिरी मूर्ति और छीन लिए सलानी के होश। जबकि नटखट कृष्ण सा मुस्कुरा रहा था सन्नी, और जानता था कि वह बेचारी की गोद में खेलने वाली बेहोश की गोद में पहुंचा चुकी है। उधर खंडर से निकला सारा सामान म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था। ओके सर, एक एक चीज़ अच्छी बारीकी से निरीक्षण करना नरेश। मुझे हर सामान की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। और तसल्ली से निरीक्षण में जुट गया प्रोफेसर गुप्ता और असिस्टेंट नरेश। शुरुआत में इस पुस्तक से करता हूँ, क्योंकि यह सब हत्या और मिली घटनाएं पुस्तक में ही दर्ज होगी। और पुस्तक का पहला पेज। और नरेश और अगले ही पल पुष्ट पलटने के साथ ही आचार्य का जोश सागर चेहरे पर, और हर पृष्ठ के साथ ही गहरा होता चला गया। ओह, और गहरा होता चला गया, और दिमाग साए साए की आवाज़ करने लगी। लोरे ले रहा था सन्नी का तूफान। ओह, सालों की आंधी ऐसे चल गड़ी उसके दिल में। उप, इतनी सनसनी, इतना हंगामे खेर चित्र भरे हुए पुस्तक में। काश मैं इन चित्रों को लिखावट भी पढ़ पाता। इन चित्रों से संबंधित कोई बड़े रहस्यपूर्ण तरीके की सफलता होगी। अब तक मैं इस लिपि को समझ नहीं जाता, तब तक इसे पुस्तक को अपने मित्र की सहायता से जान नहीं लूँगा तो चैन नहीं बैठेगा। और सवालों की आंधियाँ चल रही थी उसके दिमाग में। इस एक घटना, एक महीना बाद, जब तक सारी गुप्ता फैमिली के सारे सदस्य घर के गार्डन में बैठे मजाक कर रहे थे और सन्नी प्रेम से लेटा हुआ अपनी ही दुनिया में मस्त था। और तभी संयोग से डाल टूटा और नीचे फ्रेम पर सन्नी मौत बनकर पड़ा। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही हुआ चमत्कार। और एक बिजली चमकी और उभरी एक आकृति, और वह पिलर को पिस कर रह जाता सन्नी का नन्हा जिस्म उस भारी तने से दबकर। लेकिन सन्नी को मौत देने वाली वह तान बड़े साइड में जा गिरी। लेकिन सन्नी के सिर पर अभी भी लटका था मौत का साया। तने से गिरकर प्रेम के ब्रेक हटा दिए थे
और इसी के साथ ढलान पर तेजी से लुढ़कता गया भाकर। हंसी मजाक शोरगुल में परिवार वाले के सदस्य ध्यान था उसका बड़ी दुर्घटना बनने के कारण जारी थी। लेकिन एक ऐसा शख्स था जो हैरानी से सारी घटनाएं का गवाह था, और वे आंखें प्रोफेसर गुप्ता नरेश मेहता की थी। नरेश की जान को खतरा देखकर सन्नी की जान को खतरा देखकर चीख पड़ा नरेश, और नरेश प्रोफेसर साहब सन्नी को बचाइए। और जब चौका गुप्ता परिवार का सदस्य, ओह प्रेस को रोको, और प्रेस के पीछे भागने में सबसे पहला नरेश मेहता और पीछे थे बाकी। और अचानक ही सभी की आंखों में दहशत के भाव थे। ओह सन्नी को लेकर प्रेम ट्रक की ओर बढ़ रहा था, और दहशत के अगले ही होने वाली थी घटना। सभी को उस ट्रक को नीचे अब सन्नी बच नहीं सकता। सन्नी और सालनी और पछाड़ खाकर गिरी सालनी, और गिरती भी क्यों ना, उस जिगर के टुकड़े को उसके लाल की मौत निगल रही थी, बढ़ रही थी। अब बस एक ही पल में सोमे से भर की देरी थी कि टकराव होने जैसे ही सर्तियाँ परखचे उड़ जाने थे मासूम सन्नी के जिस्म के। लेकिन वह नहीं हुआ, और जो हुआ चमत्कारिक हैरत कल्पना की सीमा से बढ़कर था। और एक झटके में फ्रेम रुक गया, और सर करता हुआ ट्रक वहाँ से गुजर गया, और देखने वाले जड़ रह गए, सांसें लेना भूल गए थे। खुदाई करिश्मे से अद्भुत नमूना था वह। लेकिन नरेश मेहता कुछ सोच ही रहा था। एक आख सवाल उसके मस्तिष्क मैदान में आकर घोड़े की तरह दौड़ने लगा। फ्रेम में ब्रेक अपने आप कैसे लग गई? लेकिन कुछ देर पहले इस घटना को झंझोर कर डाली थी दिमाग की नसों को। मोटी डाल रूपी और ट्रक रूपी मौत को सन्नी बच गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता, चक्कर है कुछ। लेकिन क्या? अचानक जीवन में क्रोध ली और विचित्र होती चली गई। जिस समय सन्नी की डाल से बचा, उस रोशनी का अजीब आकृति का जिस्म था। मैंने लगता था मैंने आकृति को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? उसके दिमाग में दौड़ डाला नरेश ने, और उछल पड़ा। हाँ, याद आया, वह मैंने रोशनी बनी आकृति कहाँ देखी है। और तोप की गोली की तरह छुटा नरेश में था। और कुछ ही देर बाद म्यूजियम की बेद एक पुस्तक का आलेखन कर रहा था, और जल्दी ये रही वो चमक आकृति। इस आकृति के बारे में यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ, यह हजारों वर्ष पुरानी आकृति सन्नी के पास दिखने वाले का मतलब हो सकता है। एक मतलब है कि मासूम सन्नी के जिस्म में किसी तरह प्रवेश कर गई है भयानक आत्मा, जो गुप्ता परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की तबाही का कारण बन सकती है। लेकिन मैं इस तबाही को कैसे रोकूं? अगर समूचा परिवार को मैंने इस बारे में बताया तो मेरी बात वह विश्वास नहीं करेंगे। और सिर्फ गुप्ता परिवार क्यों, कोई भी विश्वास नहीं करेगा मेरी बात पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस तबाही को रोकना होगा। मुझे फ़ौरन रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। तो मैं क्या करूं? चुपचाप बैठा रहूं और देखूं तबाही का नंगा नाच? क्या तरीका है? और अंधेरी रात में पूरा वातावरण जिससे फैला हुआ था शाही चादर और भयानक से अस्वस्थ, उसकी आंखें झट देख लेती मतलब क्या चीज़। और ऐसे में भला कहीं नजर आता गुप्ता विला की दीवार पर चढ़ रहा था वह चोर। बिजली की
की भांति दबे पांव चलता हुआ चोर गुप्ता के बेडरूम में पहुंचा, जो स्वयं अंधेरे का हिस्सा बना ली। वह तिजोरी है जिसे जहाँ काफ़ी माल होने मिलने की उम्मीद है, और उसने पहले ही रोशनी में ना गया। सारा शरीर चोर की पीठ की लगी रिवॉल्वर और तिजोरी के पास पहुंचा। साए ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली, लेकिन मास्टर की इस्तेमाल कर पाता। हैंड्स डोंट मूव। सूखे पत्ते की तरह कांप गया चोर। तुम जाग रहे थे? हाँ, इसी मौके की तलाश में था। पसीने से ना गया चोर दिमाग में तेजी से चलने लगा। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो लंबा नप जाऊंगा। अचानक ही चमक गई उसकी आंखें, 1000 वाट के बल्ब की बाती। ये बच्चा बचाएगा मुझे। और जैसे ही वो झपटा मारकर मास्क को उठाता, ठीक इससे पहले सन्नी को उठाया उसने और झट से अपनी रिवॉल्वर लगा दी उसकी खोपड़ी पर। अगर रिवॉल्वर फेंक पीछे हट सेट वरना इस छोकरे का भेजे का कीमा बना दूंगा अपन। सन्नी रवाल सवाल सन्नी की जिंदगी का था, इसलिए माननी पड़ी उस गुप्ता ने उस चोर की बात। शाबाश, पीछे हट जाने दे अपन को। सीढ़ियों की तरफ लपकते चोर ने एक झटके से उखाड़ दी टेलीफोन की तार। इसे तोड़ता हूँ वरना ये तुरंत ही फोन को करके पुलिस को अपन को पीछे लगा देगा। ठीक एकाक भूत की तरह प्रकट हुआ नरेश मेहता। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? अरे, नरेश मेहता को अनजानी सजने और उल्टी सीढ़ियाँ उतरता चोर के पैर टेलीफोन तार लिपट गई। लड़खड़ा उठा और ऐसा लड़काया और लुढ़कता चला गया सीढ़ियों पर। पीछे हट जाने का अपन के पास नहीं आएगा। ओह, इसी के साथ अंधकार में गोलियां चली था और उसकी गोली का निशाना बना कमाल था। और छत पर जुदा होकर फानूस तेजी से नीचे गिरा और ठीक उसी पल लुढ़कते नीचे आया चोर अलग फाड़ के चीख उठा। मौत से बचने के लिए वह चीख आ, लेकिन जब मौत आती है तो कहाँ सुनाई देती है चीखें। और भारी फनूस कुचल कर रह गया चोर। हैरान था प्रोफेसर गुप्ता, उसकी पत्नी परेशान नरेश मेहता। उप एक ही जान ली है सन्नी के शरीर में प्रेस आत्मा ने। अपने मासूम की तरफ दौड़ी छान मेरा बच्चा, लेकिन पहुंच ना पाई। अरे, लाइट कैसे चली? क्या हुआ? और लाइट अंधेरे में गूंजी प्रोफेसर की आवाज़। तुम यहाँ रहना शालिनी, मैं लाइट जला कर आता हूँ। और प्रोफेसर गुप्ता कहीं जाने पहले लाइट आएगी। और लाइट तो आ गई। जाने क्या हुआ था इसमें, अपने आप चली गई थी, अपने आप आ गई। मैं सन्नी को संभालती हूँ। ओह, सन्नी कहाँ गायब हो गया? पटाखे से छूटने लगे प्रोफेसर गुप्ता में। ओह, सन्नी अपने आप पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। वह यहाँ शीतला कहाँ गया? झुरझुरी सी दौड़ गई और रूंगने लगा गला। अभी तो यहीं था, मेरा लाल कहाँ चला गया? कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गया? नान से नाम तीनों यहीं के सिवा यहाँ कोई नहीं था। नहीं, सनी अपने आप घुटनों के बल कहीं रह जा सकता है। आओ देखते हैं, चलो। और बंगले का चप्पा चप्पा छाल, लेकिन सनी नहीं मिला। और था ना ही मिला नहीं, मुझे भी नहीं मिला। और सैकड़ों सवार क्रोध सन्नाटा कब्जा करता चला गया सभी के दिमागों पर। कहाँ गया सनी? मेरे ख्याल से
अब मैं उसे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कौन ले गया है उसे? तुम ठीक कह रहे हो नरेश, लेकिन इससे पहले पुलिस स्टेशन ही जाना होगा, क्योंकि फ़ोन की तार चोर ने तोड़ दी है। आप तुरंत जाइए भैया। हाँ ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। इसी बीच बीच में काट दी नरेश मेहता ने प्रोफेसर की बात। आप माहौल को अपने आप जाना ठीक नहीं है सर। आप परिवार वालों के सतावना देकर मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। प्रोफेसर को वो बात जची और अपने सहायक की बात। ओके नरेश, तुम जाओ, लेकिन पुलिस को लेकर जल्दी वापस आना। और तूफान बन गया अपनी कार को। हवा का झोंका बनकर बंगले से बाहर निकला रमेश मेहता, और तूफान बना दिया कार को, और जिसकी पिछली सीट पर मौजूद था मासूम सन्नी, जिस जिस सन्नी का नाम पुकारा जाता था। और कार आंधी की तूफान की तरह ड्राइवर करते हुए नरेश मेहता जबड़े सख्ती से बिछ गए। चेहरा कंस की ओर लाल सुर्ख हो गया। अब मैं तुझे इतनी दूर ले जाकर छोड़ूंगा कि तुम किसी की जान लेने के कारण नहीं बन सकेगा। और अंगारे की बातें जल उठी पिछली सीट पर नन्हे सन्नी की मासूम आंखें, जमाने की भर की क्रूरता और वैसीपन टपक रहा था उस आंखों से। चेहरा पर मौजूद दरिंदगी जबरदस्त ज्वालामुखी, और मुंह से निकलने वाली सैकड़ों बेड़ियों की गुर्राहट, हल्की हल्की आवाज़ मानो चिंगाड़ चिंगाड़ के कह रही हो, नरेश मेहता का सोचा कभी पूरा नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आगे हैरत और सनसनी भूत बच्चा मियाँ पड़ो, इससे अगली है आपके सामने जल्दी पेश करूँगा।